वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे कैटालिसिस। मैंने आपको बोला ए कैटलिस्ट इज ए सबस्टेंस विच इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। ठीक है बेटा। द फिनोमेना ऑफ यूज ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस so that rate of reaction increases is known as catalysis। सारे फिनोमेना को कहते हैं हम कैटालिसिस, जहां पर हम यूज करते हैं कैटलिस्ट को। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है। और कुछ टर्म्स हमने पढ़ी वहां पर। व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट इज सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है बेटा। वहां पर मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिखाए। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज कैटालिटिक प्रमोटर एंड व्हाट इज कैटालिटिक इनहिबिटर। ठीक है। फाइनली हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। हमारे पास दो किस्म के कैटालिसिस हैं। एक का नाम है होमोजीनियस कैटालिसिस, दूसरे का नाम है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इन होमोजीनियस कैटालिसिस जो फेज कैटलिस्ट की होती है वही फेज रिएक्टेंट की होती है, इसीलिए नाम पड़ा होमोजीनियस। होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलर, जीनस स्टैंड्स फॉर फेज। ठीक है। इन केस ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस वहां पर कैटलिस्ट की जो फेज होती है वो रिएक्टेंट की फेज नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसको हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स फेज। क्लियर। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी होमोजीनियस कैटालिस्ट के कुछ और कुछ हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट के। ठीक है। मैंने आपको बोला 4 एग्जांपल इंपॉर्टेंट याद रखना अबाउट हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। एक कंटैक्ट प्रोसेस, वहां पर हम यूज करते हैं V2O5 एज कैटलिस्ट। सेकंड हाइबर्स प्रोसेस, वहां पर हम यूज करते हैं आयरन एज कैटलिस्ट। और प्रमोटर कौन होता है? मॉलिब्डेनम। थर्ड वन फिशर्स ट्रोप प्रोसेस, वहां पर हम यूज करते हैं निकल एज कैटलिस्ट। ठीक है। और चौथा ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं नाइट्रिक एसिड को, वहां पर हम यूज करते हैं कैटलिस्ट प्लेटिनम। ये कल हमने डिस्कस किया। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देख बेटा, पहले आप ये कुछ क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिक्विड, बी एक्वस, यहां पर बन गया प्रोडक्ट, यहां पर कैटलिस्ट है, मैंने लिखा कैटलिस्ट, इसको मैंने कर दिया एक्वस। बताओ बेटा ये कौन सी कैटलिस्ट है? कैटलिस्ट की फेज को देखो, ये एक्वस है। लिक्विड एंड एक्वस, इसका मतलब एक ही है, मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस। क्लियर। ऐसे ही करो जल्दी। Q2 बताओ बेटा, कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट को देखो, ये दो गैस है, इनकी फेज गैस है और कैटलिस्ट की सॉलिड, मतलब दिस इज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। समझा इवन? दिस इज हेटेरोजीनियस। क्लियर। एक और एग्जांपल करो। बताओ बेटा। बताओ, कैटलिस्ट को देखो सॉलिड है, रिएक्टेंट की फेज को देखो, प्रोडक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा, ये सॉलिड है, ये दो एक्वस। एक्वस और लिक्विड सेम होता है, मतलब फेज डिफरेंट है, इसलिए हेटेरोजीनियस। नोट करो। समझ आ रहा है? या समझ सिर्फ कैटालिसिस कस फेज उसको कंपेयर करो रिएक्टेंट की फेज से। अगर फेज सेम इट इज होमोजीनियस, अगर कैटालिसिस रिएक्टेंट पान वो फेज डिफरेंट, इट इज हेटेरोजीनियस। एक पॉइंट याद रखना, यहां पर मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं। इट इज लिक्विड, इट इज सॉलिड। बताओ क्या होगा?
यहां पर फेज चेंज हुआ, सॉलिड, इट इज लिक्विड, इट इज गैस, फेज गए ना चेंज, इट इज अगेन इट विल बी हीटेरोजेनस। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। या गन सारी आसनी सेम फेज मज, तब जाके होमोजेनस। अगर तुम वन मे बी कैटलिस्ट इज इट इज एक्वस, इट इज एक्वस, यहां पर मैंने कर दिया गैस और इसको कर दिया लिक्विड। अब बताओ ये कैटलिस्ट क्या है? वन गैस, इसको भी ट्रीट करना हीटेरोजेनस कैटलिसिस। ना सर यहां पर कैटलिस्ट एक्वस है और यहां पर एक रिएक्टेंट एक्वस है, लिक्विड फॉर्म में है, इवन फेज सेम नहीं लेकिन इसके साथ डिफरेंट है, इसको ट्रीट करो कौन सा? हीटेरोजेनस। याद रखना, अगर एक रिएक्टेंट से सेम फेज एज दैट ऑफ कैटलिस्ट, दूसरे रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट है एज दैट ऑफ कैटलिस्ट, ट्रीट इट एज हीटेरोजेनस कैटलिस्ट। हीटेरोजेनस कैटलिस्ट में जनरली हम यूज करते हैं सॉलिड कैटलिस्ट। क्लियर बेटा? ये गो क्लियर? टॉपिक का नाम डालो, थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। देख बेटा, होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए हमारे पास एक थ्योरी थी, उसका नाम है इंटरमीडिएट थ्योरी। इंटरमीडिएट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस कैसे होती है, होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे ऑपरेट होती है और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कैसे होती है, वही हम पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? इंटरमीडिएट थ्योरी। ऐसी ही हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के लिए थ्योरी आई थी, उसका नाम था ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये पुरानी है, एडजॉर्प्शन थ्योरी। याद रखना, इट इज एडजॉर्प्शन थ्योरी, मगर कौन सी? ओल्ड। देख बेटा क्या है, ये किसके लिए है? होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए। इट इज फॉर होमोजीनियस catalysis and it is for heterogeneous catalysis। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? एक एग्जांपल मैं शो करूंगा, वहीं से आपको ये एक्सप्लेन होगा। हमारे पास है SO2 1/2 ऑफ O2। याद रखना, क्या बनाया? SO3 गैस। मैंने यहां पर यूज किया कैटलिस्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज गैसलेस। क्लियर? ये एक प्रोसेस है, लेड चैम्बर्स प्रोसेस में ये स्टेप होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे ये काम करेगा। ये थ्योरी कहती है कैटलिस्ट विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटलिस्ट विल टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड फॉर्म इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म प्रोडक्ट, और खुद कैटलिस्ट बाहर निकलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देख मैकेनिज्म कैसा है इसका। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? हमारे पास कैटलिस्ट है NO, गैसलस, इट इज कैटलिस्ट। ये गैसलस कैटलिस्ट है, इट इज ए कैटलिस्ट। ये रिएक्ट करेगा 1/2 ऑफ O2 गैस के साथ और बनाएगा NO2। याद रखना, ये NO2 इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। अब क्या करेगा? ये NO2 रिएक्ट करेगा SO3 के साथ, SO2 के साथ। यहां पर ये होगा, बताओ बेटा क्या बनेगा? यहां पर बनेगा SO3 और बाहर निकलेगा NO, कैटलिस्ट बाहर निकलेगा। अगर हम इस रिएक्शन को ऐड करेंगे NO2 और NO2 कट होगा, ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन फिर बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब देख, कैटलिस्ट बाहर निकला, ठीक है, यही है इंटरमीडिएट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट थ्योरी, कैटलिस्ट रिएक्ट्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट। जो ये दो रिएक्टेंट है ना, उनमें से एक के साथ पहले रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म्स इंटरमीडिएट। ये क्या होता है? याद रखना, इट इज इंटरमीडिएट। श्वासन क्या? इंटरमीडिएट। यह इंटरमीडिएट आसन ये प्रोडक्ट नंबर्स। अब ये आएगा कहां पर? रिएक्टेंटों में। ये इंटरमीडिएट अब दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ये कर में बेस रिएक्ट, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट विल बी रिगेन्ड बैक। दिस थ्योरी इज नोन एज होमोजेनस कैटालिसिस। नोट करो जल्दी। समझ आ रहा है? होमोजेनस थ्योरी, होमोजेनस कैटालिसिस इज एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, catalyst takes part in reaction, it will form intermediate. This intermediate combines with another reactant to form product.
एंड कैटलिस्ट इज obtained बैक, वो वापस आ रहा है कैटलिस्ट। इस थ्योरी का नाम है इंटरमीडिएट थ्योरी, इंटरमीडिएट बनेगा। यह एक्सप्लेन करता है होमोजेनस कैटालिसिस। दूसरे पे आ जाओ, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। उसके लिए कौन सी थ्योरी थी? ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। देख ये सिंपल थ्योरी है। ये थ्योरी कह रहा था, ये क्या है? इट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे होते हैं एक्टिव साइट्स। क्या होते हैं? एक्टिव साइट्स। ठीक है, यहां पर आएंगे रिएक्टेंट्स, गैसवस रिएक्टेंट्स। गैसवस रिएक्टेंट्स याद रखना, ये रिएक्टेंट्स यहां पर आएंगे इन एक्टिव साइटों पर। सिंस एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। बस ये थ्योरी इतनी ही कह रही है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जितना ज्यादा रिएक्टेंट यहां पर एडजॉर्ब होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा सरफेस पे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसने कहा जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट के सरफेस के साथ, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। यहां पर एनर्जी निकलेगी, उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ये कौन सी थ्योरी थी? ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्लियर? नोट करो। अब देखो, साइंटिस्ट ने अब दिया मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, वो इंपॉर्टेंट है। या वो समझ, एडजॉर्प्शन थ्योरी ने क्या कहा? इसने कहा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे, वो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे चिपकेंगे। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा सरफेस पे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। काज इसने बोला जब रिएक्टेंट्स बॉन्ड करेंगे किसके साथ? सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के साथ, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी कैटलिस्ट की, और वहां से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, दैट वाज ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब देख, हमारे पास है न्यू, उसका नाम है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। आपको यही याद रखना है, आपको यही याद रखना है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी ने दोनों थ्योरीज को कंसिडर किया। इसने इंटरमीडिएट को भी इन्वॉल्व किया, इंटरमीडिएट थ्योरी को भी इन्वॉल्व किया, और इसने किसको भी इन्वॉल्व किया? ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसने दोनों थ्योरियों को एक साथ मिलाया। ठीक है, क्लियर? देख कैसे होगा। इसने क्या कहा, बोर्ड की तरफ देखो, ये आसान है। यहां पर हमारे पास कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के पास यहां पर होते हैं एक्टिव साइट्स, मैंने ऐसे शो किया। ये होता है वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी होती है यहां पर, एक्टिव साइट्स। ये कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट, इट इज सॉलिड। ठीक है, यहां पर आया एक रिएक्टेंट ए और दूसरा रिएक्टेंट बी। ठीक है बेटा, ये गैस फॉर्म है, ये गैस फॉर्म है। ये आएगा इधर की तरफ और ये भी आएगा एक्टिव साइड की तरफ। क्या बनेगा? पहले यहां पर बनेगा ऐसे, ए अटैच होगा एक्टिव साइड के साथ, बी भी अटैच होगा एक्टिव साइड के साथ। इस दौरान ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बनाएंगे इंटरमीडिएट। क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होगा? कैटलिस्ट इनको छोड़ेगा, ऐसे कैटलिस्ट वापस निकलेगा और हमारे पास आएगा ए बी, ए और बी के दरमियान बॉन्ड। बस ये दो रिएक्टेंट्स थे ए एंड बी, ये एडजॉर्ब हो गए ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इन्होंने बनाया इंटरमीडिएट। जैसे इंटरमीडिएट बनाया, यहां पर इन्होंने इंटरेक्शन की एक दूसरे के साथ, फिर कैटलिस्ट ने इनको डिजॉल्व किया, हटाया वहां से, और हमें मिला प्रोडक्ट, कैटलिस्ट वापस आ गया। इस फिनोमेना का नाम है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। नोट करो। समझ आ रहा है? या समझ, ये थ्योरी वन कैटलिस्टस पे आसान एक्टिव साइट्स, और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये पहले आएंगे और वहां पर एडजॉर्ब होंगे। जैसे वहां पर एडजॉर्ब होंगे, इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी, उससे बनेगा वहां पर इंटरमीडिएट।
फिर क्या होगा, अब इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, कैटलिस्ट से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, डीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां से, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा और हमें मिलेगा प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट, ए बी इज द प्रोडक्ट एंड दिस ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। याद रखना, गो यह थ्योरी मजा एडजॉर्प्शन फिनोमेना था, इसमें इंटरमीडिएट भी बन गया, इसीलिए इसका नाम है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। नोट करो। लिखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस थ्योरी। पहला स्टेप लिखो, रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहला स्टेप यही है, रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। यहां पर बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, याद रखना, बॉन्ड यहां पर बनेगा केमिकल, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, फिजिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, याद रखना, केमिकल बॉन्ड। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इंटरमीडिएट इज फॉर्मड ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इंटरमीडिएट इज फॉर्मड ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फिर बनेगा इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑकर्स। थर्ड पॉइंट ये लिखो, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑकर्स, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑकर्स। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट्स डिफ्यूज हो जाएंगे, वो हटेंगे फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। आपके पास कैटलिस्ट वापस निकलेगा, जैसे ये पहले था वैसे ही उसी फॉर्म में ये वापस निकलेगा। पहले भी सॉलिड था, अब भी रिएक्शन खत्म होने के बाद भी सॉलिड ही रहेगा। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो वहां से भाग जाएंगे, कैटलिस्ट फ्री होगा, अब दो नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू करेगी। नीचे लिखो, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, याद रखना, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स नंबर फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ कैटालिसिस, एफिशिएंसी ऑफ कैटालिसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करता है। सेकंड, ये एक्सप्लेन करता है कैटलिस्ट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, नो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन occurs, no chemical transformation of catalyst occurs। ठीक है, कैटलिस्ट की केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है, वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट टू कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारे पास बहुत सारा रिएक्टेंट है, हमें थोड़ा ही कैटलिस्ट चाहिए, वो पूरा रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट में। थर्ड पॉइंट लिखो, वी नीड लेस अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमेशा कम ही चाहिए, ये एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी। ये 3 पॉइंट याद रखना, एफिशिएंसी ऑफ कैटालिसिस या एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करता है, कैटलिस्ट डज नॉट अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है, और कैटलिस्ट हमेशा कम, वो यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, उसको भी ये एक्सप्लेन कर रहा है। नोट करो। नीचे लिखो लिमिटेशन, इस थ्योरी की लिमिटेशन है क्या, इसकी लिमिटेशन ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एक्शन ऑफ प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। प्रमोटर कैसे एक्टिविटी बढ़ाता है कैटलिस्ट की, और इनहिबिटर जिसका नाम है कैटालिटिक पॉइजन, वो कैसे एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एक्शन ऑफ promoters and inhibitors। याद थज यम 2 पॉइंट, ना वोने प्रमोटर किस पे काम करन तो एक्टिवेटर किस पे करन काम, ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। याद रखना, दिस इज मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। एग्जाम में आएगा ऐसे ही लिखना, 3 स्टेप्स में कर रहा खत्म, इसको बहुत आसान है, नोट करो। टॉपिक का नाम डालो, एंजाइम कैटालिसिस।
चलो बेटा पहले ये पढ़ेंगे, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। टॉपिक का नाम डालो, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बेसिकली क्या होते हैं, जियोलाइट्स। ये जियोलाइट होता है। जियोलाइट किससे हम कहते हैं, ये होता है 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D हॉनीकॉम लाइक। इट इज हॉनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका, जियोलाइट का। ठीक है, ये बना होता है, ये होता है अल्यूमिनोसिलिकेट्स। अल्यूमिनोसिलिकेट बेसिकली क्या होता है, इट इज सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। वहां पर कुछ सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस होते हैं बाय अल्युमिनियम। अल्युमिनियम रिप्लेसेस सिलिकॉन। आपको पता है अल्युमिनियम और सिलिकॉन डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, उनका साइज तकरीबन सेम है, इसलिए कुछ सिलिकॉन एटम्स डिस्प्लेस होते हैं, उनकी जगह आता है अल्युमिनियम। यहां पर O, यहां पर सिलिकॉन। ऐसी बनेगा ये 3D नेटवर्क, ये लिंकेज होती है। इस मॉलिक्यूल का नाम है जियोलाइट। जियोलाइट में क्या होता है, यहां पर होते हैं पोर्स, माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स। पोर साइज डिटरमाइन करेगा, साइज कैसा है इनका और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, यही डिसाइड करेगा कौन से रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे इनमें। साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स, माइक्रोपोर्स प्रेजेंट in zeolite determines which type of reactants will get adsorbed in these pores. यह कह नीचे एक्सप्लेन ये स्ट्रक्चर पोरस ऐसे, ये साइज पोरस ऐसे, ये वही नीचे कुछ रिएक्टेंट करिए जियोलाइट एडसॉर्ब, कमन पर करिए एक्शन। ठीक है, दिस इज जियोलाइट। गो डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ पोर इट विल सिलेक्ट रिएक्टेंट। याद रखना, शेप ऑफ पोर विल सिलेक्ट रिएक्टेंट्स और उनको वो करेगा कैटालाइज, इसीलिए नाम है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। होता क्या है, कल एग्जाम में आएगा, याद रखना, इट इज बेसिकली अल्यूमिनोसिलिकेट यूनिट्स। ये 3 डायमेंशनल होता है, हॉनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं और लिंकेज अल्यूमिनियम ऑक्सीजन अल्यूमिनियम होती है। इसका नाम है जियोलाइट। देख बेटा क्या होता है, जो पोर स्ट्रक्चर है इसमें या साइज है वो रेंज करता है 260 पिकोमीटर से लेकर 740 पिकोमीटर, इसके बीच में होता है पोर साइज। दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स whose size is less than 260 पिकोमीटर वो पास हो जाते हैं इन पोर से। दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनका साइज 740 पिकोमीटर से ज्यादा होता है वो इसमें आते ही नहीं है। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनका साइज होता है 260 से लेकर 740 पिकोमीटर के बीच में, वो अंदर जाते हैं, वहां पर फंस जाते हैं, फिर वो इनको क्रैक करता है, वो वहां पर ड्राई हो जाते हैं और वो क्रैक करता है, हायर एल्कीन कन्वर्ट होता है लोअर एल्कीन में। ऐसे काम करता है जियोलाइट, जिसका एक और नाम है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। नोट करो, नीचे लिखो, zeolites are aluminosilicate units. Zeolites are aluminosilicate units in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms in 3-dimensional honeycomb like structure. In 3-dimensional honeycomb like structure. In 3-dimensional honeycomb like structure. Clear? Point number 2 लिखो, it contain aluminum single bond oxygen single bond silicon linkage. It contain aluminum oxygen silicon linkage. ये linkage होती है, याद रखना। थर्ड पॉइंट लिखो, जियोलाइट्स हैव माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जियोलाइट्स हैव माइक्रोपोर्स whose size ranges between 260 picometer to
740 पिकोमीटर, ठीक है, whose size ranges between 260 पिकोमीटर to 740 पिकोमीटर। क्लियर। नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ पोर, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ पोर मतलब साइज कैसा है, शेप कैसा है, किसका, पोर का। इट सिलेक्ट्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इट सिलेक्ट्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड कैटालाइज देम, ये इनको कैटालाइज करता है। इट सिलेक्ट्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड कैटालाइजेस देम। नीचे लिखो कहां हम यूज करते हैं इनको, वायर वी यूज देम। पहला पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड इन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने के लिए यूज करते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं लवर में, और लवर हाइड्रोकार्बन आपको पता है दे एक्ट एज गुड फ्यूल्स, ठीक है। हायर एल्कीन्स आर नॉट गुड फ्यूल्स, लवर एल्कीन्स आर, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, आइसोमराइजेशन, एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करेगा, आइसोमराइजेशन, ठीक है। लास्ट में ये पॉइंट लिखो, एक कैटलिस्ट है जो आपकी बुक ने लिखा है, उसका नाम है जार्ड SM5। जियोलाइट मॉलिक्यूलर साइज 5। ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट आपको याद रखना है। कहां यूज करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। इसका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को पेट्रोल में, अल्कोहल को किसमें, पेट्रोल, कहां करता है कन्वर्ट, इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू पेट्रोल, गैसोलीन। पेट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ गैसोलीन। अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है पेट्रोल में, कौन, जार्ड SM5 जियोलाइट। ये कहां यूज करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोल बनाने के लिए, ठीक है। इतना याद रखो, इसका नाम है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, नोट करो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट